वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, आज हम कवायद के टोटल 25 सवालात को लेंगे और उसी के ऊपर हम लोग बहस करेंगे और इससे आपका कवायद के एरिया में आपका कम से कम 70 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसे आप तवज्जो के साथ सुने और इसको आप लोग ध्यान से सुने। इसका आपका रिकॉर्ड क्लास का पीडीएफ प्लस इसी टॉपिक से रिलेटेड हम जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का आपका लिंक दे दिया जाएगा। उसमें आप जाना है और क्लिक करके उससे जुड़ जाना है और जुड़ने के बाद आपको वहाँ पे सिर्फ पीडीएफ लिख देना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगा इस रिकॉर्ड क्लास का भी और इसके इस टॉपिक से रिलेटेड आ, जो टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ बनाया गया है, जो मटेरियल तैयार किया गया है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज कौन-कौन सा सवालात हमने 25 लिया है और उसको हम लोग उसके ऊपर बहस करेंगे ताकि कवायद के क्षेत्र के अंदर जो है, एरिया के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको तवज्जो के साथ देख लेते हैं तो 70 से 80% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से हम। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सवाल का नाम है कि कि कवायद के कितने हिस्से हैं? तो कवायद के जो हिस्से हैं वो 5 हैं। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। अब 5 हिस्से में कौन-कौन सा है? तो एक का नाम है इल्म हिज्जा। क्या नाम है? इल्म इल्म हिज्जा। एक हो गया जाके इल्म हिज्जा। उसके बाद दूसरी की अगर बात करें इल्म सर्फ। इल्म सर्फ। तीसरे हिस्से का अगर हम बात करें तो इल्म नहू। इल्म नहू। और चौथे हिस्से का बात अगर हम करें चौथे हिस्से की तो इल्म बयान। क्या है ये? बयान। और पांचवें हिस्से का बात करें अगर हम तो इल्म उरूज। क्या है? इल्म उरूज। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि कवायद के कितने हिस्से हैं? तो कवायद के 5 हिस्से हैं। एक का नाम है इल्म हिज्जा, दूसरे का नाम है इल्म सर्फ, तीसरे का नाम है इल्म नहू, चौथे का नाम है इल्म बयान, पांचवें का नाम है इल्म उरूज। इसके ऊपर हम लोग जो जैसे-जैसे सवालात आएँगे उसी के ऊपर हम लोग बहस करते हुए चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल के अंदर देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा कि हर्फ मुरक्कब की कुल तादाद है। तो हर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन ए में भी मान लीजिए यहाँ पे 5 है। चारों ऑप्शन तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो 10, एक में 10, बी में 15 और सी में 20 और डी में 25 कितना है? तो टोटल अगर हर्फ मुरक्कब की अगर हम बात करें तो हर्फ मुरक्कब की तादाद कितना है? 15 है। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम थोड़ा सी इसके ऊपर बहस कर लेते हैं कि हर्फ के 2 अक़साम होते हैं। हर्फ के 2 अक़साम होते हैं। एक का नाम है हर्फ मुफ़रद, दूसरे का नाम है हर्फ मुरक्कब, ठीक है। अब मुफ़रद के माने होता है अकेला। मुफ़रद के माने अकेला। मुफ़रद के माने क्या होता है? अकेला होता है। मुफ़रद के माने अकेला, ठीक है। और मुरक्कब के माने होता है एक से ज़्यादा। यानी ऐसा हरूफ जो जो अकेले रहते हैं उसको हम मुफ़रद कहते हैं। जैसे ये अलिफ हम लिख दिए तो ये तो अकेले हैं, इसलिए इसको हम रखेंगे मुफ़रद हर्फ के अंदर।
जैसे हमने यहाँ पे मीम ले लिया, तो मीम अकेले है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि हर्फ मुफरद है। उसी तरीका से जैसे इस तरीका से हम ले लिए नून, तो ये भी अकेले है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, हर्फ मुफरद कह सकते हैं। अब मुरक्कब की बात करते हैं, तो एक से ज़्यादा है ना, मुरक्कब का मतलब एक तरीका से जमा बोल सकते हैं, कह सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हम कह सकते हैं इसको, कि एक से ज़्यादा। जैसे एक हर्फ से ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे ही वो मुरक्कब हर्फ हो जाएंगे। तो मुरक्कब हर्फ की पहचान जो होती है, उसमें आपका हे लगा के इसको बनाया जाता है। इसलिए इसका तारुफ ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जिस हर्फ के अंदर हम हे लगा देते हैं, तो या हम ये भी कह सकते हैं कि हे लगा के जो हर्फ बनता है उसको हम मुरक्कब कहते हैं। जैसे बे में हे लगा भे, है ना, टे में हे लगा ठे, है ना, उसी तरीका से जिम में हे लगा जे, अच्छे में हे लगा छे, है ना, इस तरीका से हम कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें एक से ज्यादा हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हर्फ मुरक्कब रखा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरे सवाल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पे जो बहस किया गया है, तो किस पे है, तीसरा सवाल के अंदर जो दिखाई स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जेल में से, जेल में लफ्ज महमल कौन सा है। लफ्ज महमल के बारे में बयान हो रहा है। तो इसमें अब लफ्ज महमल को जानने से पहले, इसका जवाब देने से पहले हम इसके ऊपर बहस कर लेते हैं कि लफ्ज क्या चीज होता है। ठीक है, तो लफ्ज जो होता है, लफ्ज क्या होता है, इसके ऊपर हम बहस कर लेते हैं। तो हुर्फों के, तो हुर्फों के मजमुआ को, यानी कि जब हुरूफ को हम कई हुर्फों को जोड़ देते हैं तो एक लफ्ज बनता है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, सीन जोड़ दिया, सीन को, सीन रे, ये हो गया काफ, ये हो गया अलिफ। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, सरकार बन जाता है। हाँ, लास्ट में यहाँ पे हम जोड़ के रे भी करेंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, सरकार। तो ये एक लफ्ज हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसका तारुफ इस तरीका से भी हम कर सकते हैं कि कई हुर्फ को मिलाने के बाद लफ्ज बनता है। तो लफ्ज के दो अकसाम होते हैं, लफ्ज के दो अकसाम होते हैं। एक का नाम है लफ्ज मौजू। क्या नाम है, मौजू। दूसरे का नाम है लफ्ज महमल। क्या नाम है, लफ्ज महमल। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि लफ्ज मौजू को ही कलमा भी कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मौजू किस लफ्ज को कह सकते हैं, महमल किस लफ्ज को कह सकते हैं। तो जिसका कुछ माने हो, माने हो, अमाने माने ना हो। तो जब माने नहीं होगा जिस लफ्ज का, तो उसको हम महमल के अंदर रखेंगे, और जिस लफ्ज का माने हो जाएगा उसको हम किसके अंदर रखेंगे, मौजू के अंदर रखेंगे। ठीक है, जिस तरीका से अब यहाँ पे से हम सवाल ऑप्शन देख लेते हैं कि जैसे कि आप ऑप्शन नंबर 1 में अहमद, तो अहमद एक नाम है, इसका माने है ना, शादी। शादी का भी एक, शादी एक लफ्ज है जिसका माने है वादी। जैसे है ना, हम लोग कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक महमल लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरीका से शादी या वादी। तो शादी तो आपका एक लफ्ज है, लेकिन अगर वादी की बात करें तो वादी वादी कोई लफ्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। और जैसे घर, घर भी अपना माने रखे हुए, इसलिए ये आपका किसके अंदर आएगा, तो ये आपका मौजू के अंदर होगा, जो आपका इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसका माने, ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए वादी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल जो पूछा गया था कि लफ्ज महमल कौन सा है, तो महमल लफ्ज वो होता है जिसका कोई माने ना हो। जेल में से मजदर की मिसाल है, तो मजदर की मिसाल इनमें से कौन है, आना, आओ, कलम या आसमान। उससे पहले आपको समझना होगा कि मजदर होता क्या चीज़ है। तो चलिए हम देखते हैं इसको मजदर के बारे में। तो बनावट के
एतबार से आपका इस्म के 3 अक़साम होते हैं। कितने अक़साम होते हैं? 3 अक़साम। एक का नाम है ज़ामिद। क्या नाम है? ज़ामिद। और दूसरे का नाम है मस्दर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तीसरे का नाम है मस्तक। मस्तक। अब ये ज़ामिद क्या होता है, मस्दर क्या होता है, मकसद क्या होता है, जब तक इसको हम समझेंगे नहीं तो फिर हम इसका जवाब देना मुश्किल होगा। तो ज़ामिद वो होता है, ये ज़ामिद वो इस्म होता है, यानी कि ये ना किसी से बनता है ना इससे और कोई चीज़ बन सकता है। जो चीज़ है तो फिक्स किया हुआ, ठीक है। जैसे कि आप समझ लिए एक तरीका से इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ज़ामिद के माने ठोस होता है ना। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पटना, तो पटना अगर लिख दिए हैं तो ये पटना तो किसी से बना नहीं है, और इसको अगर हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो इससे भी कोई चीज़ और बन नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम पे को अलग कर देते हैं और टना कर देते हैं, तो क्या ये कोई मानेदार हुआ? ये इस्म हुआ? नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है, इसका तारुफ हम कर सकते हैं कि ज़ामिद वो होता है जो किसी से ना बनता, ना इससे कोई चीज़ बन सकता है। लेकिन मस्दर की अगर बात करें तो मस्दर भी किसी से बनता नहीं है। मस्दर भी किसी से नहीं बनता है, लेकिन इससे दूसरा चीज़ बन जाता है। मस्दर में क्या होता है कि ये किसी से बनता नहीं है, लेकिन इससे दूसरा चीज़ बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे कि आना, है ना? आना, ये किसी से बना नहीं है आना, लेकिन इससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे आओ, है ना? आने वाला, आने वाला। तो मस्दर किसी से बनता नहीं है, लेकिन मस्दर से दूसरा चीज़ बनाया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पे मस्तक। तो मस्तक क्या होता है कि मस्तक जो है ये मस्दर से ही बनता है। ठीक है, किससे बनता है? ये मस्दर से ही बनता है। जिस तरीका से अगर हम कह सकते हैं जैसे लिखना, तो लिखना आपका हो गया जाके मस्दर, लेकिन इसी से अगर हम बना देते हैं, क्योंकि मस्तक जो होता है वो मस्दर से बनता है, लेकिन मस्दर से कोई चीज़ और नहीं बन सकता। तो मस्दर है, लिखना आपका मस्दर हो गया, और इसी से हम मस्तक बना सकते हैं, जैसे लिखने वाला, लिखने वाला, या हम बना सकते हैं और भी लिखाई। तो ये सब मिसाल जो है किसकी है? मस्तक की है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि बनावट के एतबार से इसम के 3 अक़साम होते हैं, जिसमें एक जामिद है, दूसरा मस्तक है, दूसरा आपका मस्दर है, तीसरा आपका मस्तक है। तो जामिद वो होता है जिससे कोई चीज़ नहीं बनता है और ना वो किसी से बना है, इसलिए जामिद के माने हम कह सकते हैं कि ठोस है। ठीक है। दूसरा आपका मस्तक है। तो मस्तक की अगर हम बात करें, तो मस्तक की ये जो है ये भी किसी से नहीं बना है, लेकिन इनसे दूसरा कलमात बनाया जा सकता है। ठीक है। मस्तक से दूसरा चीज़ बनाया जा सकता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ मस्तक के बारे में। मस्तक की पहचान जो होती है, वो जो आखिरी में ना आता है, और ये भी बोल सकते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो फ़ेल से है। यानी जितने भी फ़ेल हम उसको मस्तक के अंदर, ये मस्दर के अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके आखिरी में ना हो वो मस्दर ही होगा। जैसे घराना, घराना तो आप नहीं हो सकता, घराना आपका इसम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। जैसे सोना, तो सोना भी एक आपका इसम है, दूसरा एक फ़ेल है। तो फ़ेल वाला जो सोना होगा उसको हम मस्दर के अंदर रखेंगे, लेकिन और इसम वाला जो होगा उसको हम जामिद के अंदर रखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम सवाल को देख लेते हैं कि जेल में से मस्दर की मिसाल कौन है। जिस तरीका से ये देखिए, तो आना, तो ये तो आपका फ़ेल ही के कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आओ, ये फ़ेल से यानी कि मस्दर से बना है, तो मस्दर से जो चीज़ बनता है उसको मस्तक कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ये सवाल नंबर 4 का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि जेल में से इस्म मारफा कौन है? जेल में से इस्म मारफा कौन है? अब यहाँ पे इस्म मारफा, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि इस्म मारफा क्या चीज़ है। आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था
जामिद के बारे में कि जामिद वो होता है जो ना किसी से किसी कलमा से बना ना उससे कोई और कलमा बन सकता है। उसी में से जामिद के ही अक़साम है ये, है ना? जामिद के 2 अक़साम होते हैं, एक का नाम है मारफ़ा यानी कि इस्म मारफ़ा और दूसरे का नाम है इस्म नक़रा। क्या नाम है? नक़रा। अब इस चीज़ को समझना है पहले, उसके बाद जाके हमको जवाब इसका देना है कि आखिर क्या होगा। तो जामिद के 2 अक़साम होते हैं, एक अक़साम का नाम है मारफ़ा, दूसरे का नाम है नक़रा, ठीक है? अब मारफ़ा क्या होता है ना? तो वह इसमें जो किसी ख़ास चीज़ को दर्शाए और जब ख़ास की बात हो जाती है तो इसका मतलब वो अकेला हो गया, है ना? तो हम ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो चीज़ दुनिया में एक है, वो इस्म मारफ़ा है, सिंपल सी बात है ना? जो चीज़ दुनिया में एक है वो इस्म मारफ़ा है ना? और नकरा वो है जो एक से ज़्यादा है, जिसकी तादाद एक से ज़्यादा है, वो हम उसको उस इस्म को हम नकरा के अंदर रखेंगे और जिसमें एक से सिर्फ़ एक ही है, तो उसको हम मारफ़ा के अंदर रखेंगे। जिस तरीक़ा से हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे बिहार, तो राज्य तो बहुत सा है, लेकिन उसमें से एक बिहार है, इसलिए ये मारफ़ा के मिसाल हो गया। लेकिन उसी तरीक़ा से हम कर सकते हैं रियासत, तो रियासत तो बहुत सा है ना? तो जब एक से ज़्यादा रहता है तो उसको नकरा में रखते हैं और एक रहता है जो ना उसको हम इस्म मारफ़ा के कैटेगरी में रखते हैं। इस तरीक़ा से हम उसको कर सकते हैं। सबसे सिंपल सा बात एक ट्रिक बता देता हूँ इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा को याद करने के लिए कि किस तरीक़ा से हमने इसको मेमोराइज़ किया था। जब भी इस्म नकरा और इस्म मारफ़ा की बात होती है तो हम इसको मारफ़ा नहीं पढ़ते हैं। लिखा हुआ भले अपना ट्रिक बनाना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस्म मारफ़ा नहीं है, हम कहते हैं इस्म मर गया, है ना? तो कोई भी एक तरीक़ा से मर गया, इसको मारफ़ा नहीं आपको पढ़ना क्या मर गया। तो ये जो आपका मर गया, तो कोई भी इंसान मरता है तो वो तो सिंगल जाता है, अकेले जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब मरेगा तो एक जाएगा। तो यानी एक नाम जब होगा तो इसका मतलब है कि वो इस्म मारफ़ा है। अब जैसे नखरा, नक तो नकरा को हम नखरा से याद रखते हैं, ठीक है? किस तरीक़ा से? नकरा को आप नखरा दिखाइए। तो कोई भी जब बच्चा हो, चाहे कोई इंसान हो, नखरा दिखाता है, तो उसको बहुत सा लोग जाता है मनाने के लिए, तब जाके वो मानता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब नखरा दिखाएगा तो बहुत सा लोग मनाएगा, है ना? नखरा दिखाएगा तो बहुत सा लोग मनाएगा। तो ऐसा अल्फ़ाज़ जिससे बहुत सा चीज़ समझा जाए, उसको नकरा के अंदर रखेंगे और जब मारफ़ा नहीं बोलेंगे, मर गया, जब मरेगा तो वो अकेला ही जाएगा। अब यहाँ पे से हम ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि पटना, तो पटना क्या है? मर गया, एक ही वो है, एक तरीक़ा से हम कर सकते हैं, है ना? तो जो चीज़ एक है, उसका मतलब है कि वो मर गया, है ना? तो पटना एक नाम है, इसलिए इसका जवाब ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर शहर की बात करें, तो शहर देखिए बहुत सा शहर है ना? तो ये नखरा दिखाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, है ना? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है ना? बहुत सा शहर है। उसी तरीक़े से नदी देखिए, तो नदी भी बहुत सा है, गंगा है, यमुना है ना? ब्रह्मपुत्र बहुत सा नदी है। उसी तरीक़ा से मुल्क देखिए आप, एक से ज़्यादा ये भी है ना? हिंदुस्तान, है ना? अमेरिका, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बहुत सा देश है ना? मुल्क है। इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 5 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पटना हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है कि अ, शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा एक छोटा-सा नाम रख लेता है। उस नाम को क्या कहा जाता है? ठीक है? तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इस पे भी थोड़ा-सा हम बहस कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ आते हैं। ठीक है? ये किसके अक़साम होते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस्म मारफ़ा के बारे में, है ना? इस्म मारफ़ा के ऊपर के बारे में पढ़ा था। तो इस्म मारफ़ा के 6 अक़साम होते हैं, ये जो लक़ब, ख़िताब, उर्फ़, तख़ल्लुस, कुन्नियत, है ना? ये सब उसी का मिसाल है। तो हम कह सकते हैं कि इस्म मारफ़ा के कितने किस्में थे? 6 किस्में, जिसमें से आप देखिए एक लक़ब हो गया, ख़िताब हो गया, उर्फ़ हो गया, तख़ल्लुस हो गया। बच गया क्या? एक इस्म आम, इस्म आम और आप एक तो और कुन्नियत, इस्म कुन्नियत।
कुन्नियत। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 6 किस्म, है ना? तो इस्म आम, इस्म कुन्नियत, लक़ब, इस्म ख़िताब, इस्म उर्फ़, है ना? ये अर्फ़, इस्म उर्फ़ और उसके बाद जाके तख़ल्लुस। ये 6 के ऊपर हम लोग अभी बहस करेंगे। क्या चीज़ होते हैं, कैसे इसकी पहचान किया जा सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इस्म आम के बारे में देख लेते हैं। इस्म आम को ही एक तरीक़ा से डायरेक्ट आपका जिस तरीक़ा से हम इसका पहचान करते हैं इस्म मारिफ़ा के लिए, सेम वही हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वो नाम जो किसी ख़ास नाम हो, यानी सिंगल हो, अकेला हो, वही आपका इस्म आम होता है। इस्म आम को ही इस्म ख़ास भी कहा जाता है। ख़ास के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस्म आम में क्या है कि आपका किसी वैसा इस्म जो किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख़ास का मतलब होता है एक चीज़, है ना? हज़ारों में, करोड़ों में एक होना चाहिए, तो वो आपका क्या है? ख़ास है। उसके बाद देखिए आप, जैसे कि अ, लक़ब के ऊपर, तो लक़ब क्या चीज़ होता है? तो लक़ब वो नाम होता है जो किसी की अच्छाई को, है ना? या बड़ाई को या किसी सिफ़त की वजह से उसका नाम दे दिया जाता है। कोई अच्छा कारनामा करता है, उसके वजह से आपको अवाम की जानिब से या और किसी की जानिब से उसकी खूबी के ऊपर, अच्छाई खूबी के ऊपर जो नाम दे दिया जाता है, उसी को कहा जाता है लक़ब। ठीक है? मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे कि बुलबुल हिंद, ये आपका क्या है? ये लक़ब का एक मिसाल है, जो अवाम के द्वारा दे दिया गया, लोगों के द्वारा दे दिया गया। उसी तरीक़ा से देखिए आप, जैसे हम कह सकते हैं शेर खुदा, तो शेर खुदा किसे कहा जाता है? पता है आपको? शेर खुदा, शेर खुदा किसे कहा जाता है? शेर खुदा कहा जाता है हज़रत अली को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह, ठीक है? उसी तरीक़ा से हम कह सकते हैं, जैसे कि एक कलीमुल्लाह, है ना? कलीमुल्लाह, है ना? कलीमुल्लाह कह सकते हैं किसको? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सब क्या, एक लक़ब है, ठीक है? क्योंकि इसकी अच्छाई या अच्छी खूबी की वजह से इसका ये नाम दिया गया। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लक़ब है। उसी तरीक़ा से अब हम बात कर लेते हैं ख़िताब के ऊपर। तो ख़िताब क्या होता है? ख़िताब वो एक तरीक़ा से नाम है, यानी इस्म है। इस्म का मतलब ही नाम होता है। वो इस्म या नाम है जो किसी बादशाहों के द्वारा या किसी अंजुमन, अंजुमन बोले तो किसी उम, अ, आपका संस्था के द्वारा जो दिया जाता है, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना? स्कूल में या और भी कोई अंजुमन होगा, उसकी जानिब से या अमीर लोगों की तरफ से जो नाम दे दिया जाता है, उसी को ख़िताब कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि खान बहादुर, ये भी एक आपका ख़िताब है। उसी तरीक़ा से आप देख लीजिए भारत रत्न, जो अभी हमारे हिंदुस्तान में सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है इसमें भारत रत्न। तो ये भारत रत्न हो गया, खान बहादुर हो गया, है ना? तो ये सब क्या है? ये आपका मिसाल किसका हो जाएगा? खान बहादुर, लिख देते हैं 1-2 को मिसाल। और उसके बाद हम लोग अभी किसका बात कर रहे थे? भारत रत्न का, है ना? भारत रत्न, भारत रत्न हो गया, है ना? तो ये सब खिताब है। अब हम बात कर लेते हैं उर्फ़ के ऊपर, है ना? तो उर्फ़ नाम एक तरीक़ा से इस्म जो होता है, वो इस्म होता है ना? कि असल नाम के अलावा लोग दूसरे नाम से लोगों को पुकार देते हैं। तो वह उसी नाम को हम उर्फ़ के अंदर रखते हैं, है ना? जिस तरीक़ा से चुन्नू, मुन्नू, है ना? सोनू, मोनू, है ना? तो ये सब किसका मिसाल है? ये सब आपका उर्फ़ के मिसाल है। अब अगर हम तख़ल्लुस की बात करें, तो तख़ल्लुस जो है, वो नाम होता है जो शायर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो जब भी शायर का नाम आए, तब वो अपना छोटा-सा नाम अपने नाम के साथ जो इस्तेमाल करते हैं, उसी को तख़ल्लुस कहा जाता है। अब एक रह गया आपका क्या चीज़? कुन्नियत रह गया।
तो कुनियत वो होता है जो आपके माँ बाप जो है एक तरीका से वह नाम जो किसी माँ के नाम से या बाप या बेटे या बेटी किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, है ना। बहुत सा लोग होता है अपना टाइटल लगा देता है उसमें, अम्मी का नाम जोड़ देता है, अम्मी के नाम से मशहूर हो जाता है। या कोई शख्स जो है जो पापा के नाम से मशहूर हो जाता है, कोई भाई का नाम उसमें टाइटल लगा लेता है। एक तरीका से समझिए ये क्या है, टाइटल ही है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, कुनियत के अंदर आता है ना। मिसाल के तौर पे हम ले सकते हैं कुनियत का, जैसे इब्ने मरियम। कुनियत के लिए हम क्या ले सकते हैं, इब्ने मरियम, है ना, इब्ने मरियम। और भी ले सकते हैं उम्मे कुलसुम, है ना, कुलसुम, है ना, वगैरह। तो ये आपका किसका था, कुनियत का था। अब देख लेते हैं छठे नंबर का जवाब क्या आ जाता है कि शायर अपने अदीब शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा जो नाम छोटा सा नाम रख लेता है अपने नाम के साथ जोड़ लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि जेल में से इस्म आला कौन है। तो आइए इससे पहले इस्म आला का सवाल का जवाब देने से पहले इसके ऊपर हम लोग बहस कर लेते हैं कि अभी आपने पढ़ा था इस्म नकरा के बारे में। तो इस्म नकरा के 6 अक़साम होते हैं, है ना, जिसमें से एक इस्म का नाम है इस्म ज़ात। दूसरे का अगर हम बात करें तो इस्म मुसग्गर। तीसरे का अगर हम बात करें तो इस्म मुकब्बर। और चौथे की अगर हम बात करें तो इस्म सूत। और पांचवें की बात करें तो इस्म ज़र्फ। ठीक है, इस्म ज़र्फ। और छठे की अगर हम बात करें तो इस्म आला, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके ऊपर हम पहले बहस कर लेते हैं कि इस्म जात क्या है। ठीक है, तो इस्म जात वो इस्म है जो किसी खास चीज के लिए, आम चीज के लिए, खास नहीं हम बोल सकते क्योंकि ये जो इस्म नकरा के अक़साम है तो फिर हम इसको खास के अंदर नहीं रख सकते। वैसा इस्म जो किसी आम चीज या उसके जिन्स को जाहिर कर दे, आम चीज होना चाहिए, वही इस्म जात है। मिसाल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे पेंसिल। पेंसिल क्या है, इस्म जात है। उसी तरीका से हम ले सकते हैं कि लड़का, और उसके बाद जैसे पटना, ये सब इस्म जात के अक़साम, ये मतलब मिसाल हो गया। उसके बाद आगे देखें मुसग्गर। तो मुसग्गर का मतलब होता है छोटाई, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो छोटा चीज़, छोटापन को ज़ाहिर कर दे, वही आपका इस्म मुसग्गर होता है। जैसे हम लोग कह देते देगची, है ना, या बागीचा, जैसे किताबचा, है ना। तो ये आपका जैसे कि हम और भी हम कर सकते हैं, सब इस्म मुसग्गर के मिसाल हो गया। उसके बाद मकब्बर की अगर हम बात करें तो मकब्बर का मतलब होता है बड़ाई, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो बड़ापन को ज़ाहिर कर दे। बड़ापन को जैसे ज़ाहिर करेगा वो मुकब्बर हो जाएगा। जैसे शहसवार, है ना। आप ले सकते हैं कि पगड़ी, है ना। अच्छा, आप ले सकते हैं एक बतंगर, जैसे बात का बतंगर। तो बात एक छोटा सा शब्द को ज़ाहिर करता है, लेकिन बतंगर एक बड़ा लफ्ज़ को ज़ाहिर कर देता है। अब अगर हम बात करें इस्म सूत के बारे में, तो इस्म सूत वो होता है जिससे मतलब कि आवाज़ को ज़ाहिर करे, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो आवाज़ ज़ाहिर कर दे।
तो एक तरीका से आप समझ लिए इसम सूद के अंदर वैसे अल्फाज को रखा जाता है, जानदार के आवाज़ों को रखा जाता है, बेजानदार के आवाज़ों को रखा जाता है, यानी जिससे आवाज़ आ जाए, है ना? आवाज़पन महसूस हो, वही आपका इसमें सूत होता है। जैसे टप टप, इसका मतलब है कि पानी के बारे में जिक्र हो रहा है। जैसे छप छप, इसका मतलब है कि तलवार चल रहा है ना? उसी तरीका से हम जैसे बोल सकते हैं, और भी हम इसके लिए मिसाल कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता की आवाज़ भी होती है भौं भौं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ ये जानवर कुत्ता है। जैसे मियो मियो, है ना? तो ये सब क्या है? एक तरीका से आपका इसम सूत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस्म ज़र्फ़ के बारे में, तो इस्म ज़र्फ़ का ताल्लुक जो होता है वो मकान और मकान कहते हैं, वक़्त और जगह से होता है। इसका ताल्लुक किससे होता है? वक़्त और जगह से। तो ऐसा लफ्ज़ जो सिर्फ़ वक़्त और जगह को ज़ाहिर कर दे, वक़्त और जगह को ज़ाहिर कर दे, उसी को कहा जाता है इस्म ज़र्फ़। ये भी दो तरह के होते हैं। तो एक में रखा जाता है, अ, एक में हम रख सकते हैं इस्म है ना? ज़र्फ़ वो वक़्त और जगह को करे। तो एक के अंदर हम इसमें क्या रख सकते हैं, अ, ज़र्फ़ मका को रख सकते हैं। ज़र्फ़ मका को रखेंगे, ज़र्फ़ मका, मका। दूसरे के अंदर ज़र्फ़ ज़बा, है ना? मका का मतलब एक तरीक़ा से इसका ताल्लुक जगह से होता है, इसका वक़्त से होता है ना? तो जैसे वक़्त के अंदर हम ले सकते हैं शाम, दोपहर, महीना, साल, है ना? ये सब आपका वक़्त के अंदर आएगा। जगह का मतलब आप जानते हैं कि पटना, दिल्ली, सहरसा, मधेपुरा, ये सब आपका उसका मिसाल है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब इस्म आला के ऊपर। इस्म आला वो चीज़ होता है जिससे किसी औज़ार या हथियार का ज़िक्र हो, इल्म हो, है ना? ऐसा लफ्ज़ जो औज़ार को ज़ाहिर कर दे, औज़ार का इल्म दे दे, उसी को हम इस्म आला कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप ले सकते हैं क्या? तलवार, बंदूक, है ना? चाकू, है ना? छड़ी, है ना? तो ये सब हम चीज़ किसके अंदर रख सकते हैं? कुल्हाड़ी, कचिया, बैठी, किसके अंदर रख सकते हैं? हम इस्म आला के अंदर रख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम सवाल को देख लेते हैं कि ज़ेल में से इस्म आला कौन-सा है? तो इस्म आला के बारे में हमने पढ़ा कि औज़ार के ऊपर, यानी ऐसा लफ्ज़ जो औज़ार को ज़ाहिर कर दे। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चाकू को ही इस्म आला कहा जाता है। अब यहाँ पे से मकान का अगर बात करें तो मकान क्या हो जाएगा? मकान एक जगह है। क्या है? मकान जगह नहीं है, इसका मतलब है कि ज़र्फ़ के अंदर आएगा नहीं, है ना? ये आपका मकान क्या है? इस्म ज़ात के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? इस्म ज़ात के अंदर, ये इस्म ज़ात हो जाएगा। पानी, तो पानी भी आपका किसके अंदर चला आएगा? इस्म ज़ात के अंदर चला आएगा, है ना? किताब किसके अंदर आएगा? किताब भी आपका इस्म ज़ात के अंदर चला आएगा, है ना? जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी सिफ़त की कौन-सी किस्म है? हिंदुस्तानी सिफ़त की कौन-सी किस्म है? तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि सिफ़त क्या चीज़ है? तो किसी भी जानदार या बेजानदार के अंदर आपका कुछ न कुछ खूबी रहता है। कोई सामान्य है तो वो काला है या लाल है, पीला है, हरा है या ब्लू है, या मतलब कम मिकदार में है, या आप समझ लीजिए कि वेटेज में कम है ना? तो इसी चीज़ को कहा जाता है सिफ़त। तो सिफ़त के अक़साम जो होते हैं वो सिफ़त के 5 अक़साम होते हैं। कितने अक़साम होते हैं? अक़साम 5 होते हैं। 5 अक़साम होते हैं सिफ़त के। सिफ़त के 5 अक़साम होते हैं। जिसमें से एक देख लीजिए यहाँ पे, एक सिफ़त ज़ाती है, सिफ़त नस्बती है, सिफ़त अददी है, सिफ़त मिक़दारी है। अब सवाल ये आता है कि 5वां नंबर का भी यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं, है ना? सिफ़त ज़मीरी, सिफ़त ज़मीरी, ज़मीरी या ज़मीर। तो ये 5
किस्म है जो सिफत के हैं, तो इसको हम देख लेते क्या है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है पहले नंबर पे, देखिए आप कि सिफत जाती है, तो सिफत जाती उसे कहा जाता है जिसका सिफत, एक तरीका से आप समझ लीजिए कि जो उसके अंदर खुद के शामिल हो, किसी भी चीज़ की अंदरूनी सलाहियत को या कैफियत को या उसकी खूबी को ही सिफत जाती कहा जाता है। जैसे नीलापन, काला, गोरा, है ना, ठोस, है ना, तो ये सब चीज़ हम ले सकते हैं सिफत जाती के अंदर। लेकिन सिफत नस्बती, तो सिफत नस्बती का अगर ताल्लुक देखें तो किस चीज़ से है, तो यानी ये किसी जगह से है। कोई भी इंसान है तो किसी भी जगह से अपना उससे जो है जोड़ लेता है अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को, तो वो एक खूबी है। तो निस्बती का ताल्लुक अगर देखा जाए तो वो जगह से रहता है। जैसे कोई बिहार का रहने वाला है तो अपने साथ टाइटल लगा लेता है कि बिहारी, है ना। अच्छा, जैसे कोई इंदौर का रहने वाला, आप एक मशहूर शायर के बारे में, मरहूम राहत इंदौरी साहब, तो वो जो इंदौर का रहने वाले थे, तो ये जो राहत इंदौरी, जो ये जो इंदौरी लफ्ज़ जो हुआ, यही आपका क्या हुआ, नस्बती हुआ। ठीक है, तो ये जगह से रिलेटेड है। और आप समझ लीजिए कि जैसे कोई हिंदुस्तान का रहने वाला तो हिंदुस्तानी कहलाता है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, है ना, अमेरिका का अमेरिकन, है ना। इस तरीक़ा से नेपाल के लोग नेपाली कहलाते हैं, तो वो भी एक सिफ़त है जो जगह से रिलेटेड है और उसी को कहा जाता है सिफ़त नस्बती। सिफ़त अददी का मतलब होता है कि अददी का मतलब होता है गिनती, तो गिनती होता है ना। तो सिफ़त अददी का मतलब गिनती, तो जिस तरीक़ा से हम कर सकते हैं कि आप मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यही तो आपका क्या है, अददी है, गिनती है ना। जैसे 4 लड़के, तो 4 जो हुआ उसमें जो क्या हो गया वो, ये 4, 5, 6, है ना, 6, 4, 6, 1, 2, ये क्या है, इसे सिफ़त अददी कहा जाता है। सिफ़त नस्बती के अंदर हमने क्या लिया था, हम डाल सकते हैं यहाँ पे बिहारी, है ना, हिंदुस्तानी, 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 ठीक है। अब बात आता है चौथे नंबर पर सिफ़त मिक़दारी का। तो मिक़दारी का मतलब ये होता है एक तरीक़ा से, इसका माने अगर देखा जाए तो मिक़दार यानी कि वज़नदार, है ना, जिसको नापा-तौला जाए, है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, एक तरीक़ा से आप समझ लीजिए कि मिक़दारी का मतलब ये हो गया, आप तादाद में जिसको गिना, जैसे जैसे कि आपका 4 किलो, तो ये जो किलो लफ्ज़ जो हुआ, है ना, किलो, किलो लफ्ज़ जो हुआ, किलो, ये किलो लफ्ज़ मिक़दारी है। अब इसके अंदर जो 4 किलो था, तो ये तो 4 को तो हम डाल सकते हैं किसके अंदर, अददी के अंदर। लेकिन ये जो आपका आ गया यहाँ पे किलो, तो ये आपका क्या हो गया इसमें, यानी कि आपका अगर साथ में, अब यहाँ पे कभी-कभार ऐसा होता है कि दोनों साथ में भी चलता है। जैसे 5 केजी 1 दर्जन, तो 1 जो चला गया तो 1 है, सिर्फ़ 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सिफ़त अददी है। लेकिन उसके साथ अगर कोई क्वांटिटी वाला या कोई नाप-तौल वाला अगर यूनिट लग जाता है, तो फिर वो मिक़दारी के अंदर आ जाता है। जैसे 1 दर्जन, 2 दर्जन, दर्जन, है ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हाफ़ केजी, इस तरीक़ा से ये सारा मिक़दारी के अंदर जाएगा। सिफ़त ज़मीरी का ताल्लुक जो आपका समझ लिए कि ज़मीर से ही है ना। आप लोगों ने ज़मीर के बारे में पढ़ा होगा कि ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल जो लफ्ज़ किया जाता है, उसी को ज़मीर कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कौन, वह, ये क्या है, तो यही तो आपका क्या है, सिफ़त ज़मीरी है, ठीक है। कौन, ये सिफ़त ज़मीरी की मिसाल है ना। यह सिफ़त ज़मीरी की मिसाल है वगैरह। अब यहाँ पे से लेकिन सवाल ये आ रहा है कि हिंदुस्तानी सिफ़त की कौन-सी किस्म है? तो सिफ़त के 5 किस्म के बारे में हमने पढ़ा, तो आपको पता चल गया कि हिंदुस्तानी एक जगह से ताल्लुक़ रख रहा है जो लफ्ज़ है, इसलिए इस ताल्लुक़ जो जगह से रखते हैं उसको नस्बती कहा जाता है। तो सिफ़त नस्बती इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि जाहिद कल पटना जाएगा। जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आखिर ज़माना क्या है, पहले तो इसको समझना है। तो ज़माना का ताल्लुक जो है वो वक्त से है, वक्त को ही ज़माना कहा जाता है। इसको हम लोग, इसके 3 अक़साम होते हैं, इसके 3 अक़साम होते हैं, ठीक है, ज़माना के, जिसमें से माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये 3 गो होते हैं। अब इन्हीं में से पूछा जा रहा है कि ये कौन सी किस्म है। ये जो ऊपर जो सवाल लिखा हुआ है, जुमला लिखा हुआ है कि जाहिद कल पटना जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं, तीनों अक़साम के बारे में। माजी के बारे में पहले समझते हैं। माजी किसे कहा जाता है? यानी कि जो वक्त, यानी जो ज़माना गुजर चुका है, गुजर चुका है ना? जो ज़माना गुजर चुका है उसे ही क्या कहा जाता है? माज़ी कहा जाता है। हाल उसे कहा जाता है मौजूदा दौर को, या मौजूदा मौजूदा वक्त को ही हाल कहा जाता है। और मुस्तकबिल आपको कह सकते हैं कि आने वाले वक्त को, या आने वाले दौर को, आने वाले आने वाले वक्त को। आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहा जाता है, मौजूदा वक्त को हाल कहा जाता है, और गुजरे हुए वक्त को माजी कहा जाता है। तो इसकी पहचान, अब मुस्तकबिल का अगर माजी का देखा जाए तो माजी की पहचान की अगर हम बात करें, किस तरीका से पहचानेंगे कि ये जुमला कौन सा है, तो आखिर में इसके देख लेना है आपको। आपको था, आपको देखना था। अगर ये था लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये माजी के अंदर आ रहा है। था, थे, थी, ये आपका माजी का से पता चल जाएगा कि हाँ ये माजी का है। या आखिरी में आपका अलीफ आ गया, या आखिरी में आपका ये आ गया। अगर ये आप देख लीजिए, 5 को हमने यहाँ पे पहचान दिया कि अगर किसी भी जुमले के आखिरी में ये सब चीज़ आ जाता है तो आप उसको समझ जाइएगा वो माजी है। मौजूदा के लिए हम क्या पहचान रख सकते हैं? मौजूदा ज़माना के लिए हम पहचान रख सकते हैं है, हैं, हो, और हूँ, हो, ये सब आप किसके लिए रख सकते हैं पहचान के लिए? हाल के लिए, ठीक है। मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे 3 गो लफ्ज़ हर्फ का इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, गा, गे और गी। अगर भी किसी भी जुमले के अंदर अगर आखिर में आपका गा, गे, गी आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आप वो मुस्तकबिल के लिए है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि एक पॉइंट बता देता हूँ। अगर आज शब्द लगा हुआ है, फिर आपको आखिरी में था, देती या आगे की कुछ भी लगा हुआ है, तो फिर आपको वहाँ नहीं जाना, ठीक है। तब फिर आपको ये आज शब्द जो कन्वर्ट कर देता है वो मौजूदा दौर में। मिसाल के तौर पे अगर लिखे कि आज मैं सहरसा गया, तो ये आपका इस वर्ड, इस लफ्ज़ की वजह से आपका इस जुमले का आखिरी में अलीफ आ गया। तो यहाँ पहचान हमने माजी का अलीफ दिया था, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है माजी में नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आज लफ्ज़ जो आया, तो ये इसको जो है कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? वो आपका हाल के अंदर कर दिया। तो जब आज लफ्ज़ के बारे में याद रखना कि अगर आज लिखा हुआ है तो फिर आपका ये फॉल्स हो जाएगा। ये जो आपको पहचान जो बताया गया, फिर इस पहचान को फॉलो नहीं करना, हुए लफ्ज़ पे फोकस करना। अगर लफ्ज़ नहीं रहेगा तो फिर आपको इस पहचान को आप इंडिकेट करके आप जुमले को पहचान सकते हैं कि किस कैटेगरी का जुमला है, हाल है, मुस्तकबिल है, या माजी का है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आज शब्द का कहीं पे तो इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ तक कि कल ही का किया गया है ना। तो कल भी फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आप आखिरी में से ही पहचान करेंगे कि किस तरह का ये जुमला है।
तो जाहिद कल पटना जाएगा, तो ये कल फ्यूचर की बात कर रही है, एक तरीका से समझिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आने वाला वक्त है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जेल में से साबका लफ्ज कौन सा है। जेल में से साबका लफ्ज, साबका वाला लफ्ज कौन है। अब इसमें से साबका क्या होता है, यानी कि ये साबका और एक लफ्ज और भी है जिसे लायका कहा जाता है। तो वो दोनों लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है जो नए वर्ड नए लफ्ज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नए लफ्ज बनाने के लिए, नए एक से एक नया लफ्ज बनाने के लिए साबका और लायका का इस्तेमाल किया जाता है। और ये साबका लायका जो लफ्ज होता है ना, इसके पास अपना कोई मीनिंग नहीं रहता है। और ये जब अकेले रहते हैं तो इसका मतलब कि आप समझ लीजिए कि कोई भी इसका मीनिंग साबका, कोई भी इसका मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर ये किसी के साथ चला जाता है तो फिर आप इसका फिर इसका वेटेज जो बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक नया लफ्ज का निर्माण हो जाता है। तो साबका का मतलब होता है कि ऐसा लफ्ज बेमाने बोल सकते हैं, उसका कोई अपना माने नहीं रहता। लेकिन जब अलग रहता है तो कोई माने नहीं, लेकिन किसी के साथ रहता है तो फिर उसका वेटेज बढ़ा देता है। तो साबका का मतलब शुरू। अगर लफ्ज के शुरू में बेमाने लफ्ज है तो आप उसको साबका कह सकते हैं। और लफ्ज के आखिर में, है ना, लफ्ज के आखिर में अगर आपको बेमाने लफ्ज है तो इसका मतलब है कि आप उसको लायका बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि आप ऑप्शन से समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बा। तो बा का मतलब तो कुछ नहीं होता, कोई अपना इसके पास मीनिंग नहीं, लेकिन हुनर एक है, मीनिंग है, लेकिन शुरू वाले का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है साबका पाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, जैसे ईदगाह। तो ईद तो यहाँ पे देखिए, ईद एक त्योहार है, एक पर्व है। गाह, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अब इसके साथ जब लग गया तो इसका वेटेज बढ़ गया, इसलिए ईदगाह, है ना, जगह के लिए गाह का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे गाह का इस्तेमाल किया गया। अब देखो बदकार। तो बद का मतलब बुरा, लेकिन कार का माने जो कुछ भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, तो ये यहाँ पे लायका इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे भी लायका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पूछा था साबका के बारे में, तो यहाँ देखिए आपको साबका इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना। सवाल है कि जेल में से ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है। ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है, तो इससे पहले हम जानेंगे कि ज़मीर क्या चीज़ है ना। तो ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। किसकी जगह, इस्म की जगह, इस्म की जगह इस्तेमाल जो लफ्ज़ किया जाता है ना, जो लफ्ज़ किया जाता है उसे ही इस्म ज़मीर कहा जाता है ना। जैसे वह, तुम, आप, है ना, कौन, कैसे, ये सब ज़मीर के ही मिसाल है। सवाल ये आता है कि ज़मीर के यहाँ पे, लेकिन उसके अक़साम के बारे में पूछा गया है। अक़साम से संबंधित यानी कि से ताल्लुक़ जो है लफ्ज़ सवाल दिया गया है ना। तो उसको हम जानेंगे कि ज़मीर के कितने अक़साम होते हैं। तो ज़मीर के 5 अक़साम होते हैं। अक़साम कितने होते हैं, 5 अक़साम होते हैं। एक, है ना, सवालिया हम बोल सकते हैं, सवालिया ज़मीर, है ना। सवालिया ज़मीर यानी कि एक तरीक़ा से हम कह सकते हैं इसको, सवालिया को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अस्तफ़ामिया। अस्तफ़हामिया, ठीक है। सवालिया जुमला को ही अस्तफ़हामिया कहा जाता है। दूसरी की अगर हम बात करें, तो पहले इसको दूसरी की अगर हम बात करें तो ज़मीर इशारा, क्या, इशारा या इशारे भी हम कह सकते हैं। तीसरे की बात करें तो हम तज़कीर
जमीर तज़कीर या तनकीरी, तनकीरी भी कह सकते हैं। चौथे की अगर हम बात करें तो जमीर मौसूला, क्या? मौसूला। चलिए अब इस पाँचों को समझते हैं, पाँचों अक़साम के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है अच्छा 4 ही हुआ, 1 छूट गया है ना? जो 5वां नंबर में ज़मीर शख़्सी, हाँ, ज़मीर शख़्सी लेंगे, ज़मीर शख़्सी, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सवालिया, है ना? सवालिया ज़मीर को देखते हैं, यानी कि ऐसा ज़मीर जिसमें जिस लफ्ज़ से सवाल पूछा जाता है ना? क्वेश्चन किया जाता है जो लफ्ज़ से, उसी को सवालिया ज़मीर के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कौन, क्या, कैसे, है ना? किसने, किसको, है ना? तो ये सब किसकी मिसाल है? सवालिया की, यानी कि इस्तिफ़हामिया की मिसाल है। इशारा, यानी कि वैसा ज़मीर जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ की तरफ या किसी शख़्स की तरफ इशारा करते हैं। ये 2 होते हैं, एक यह, दूसरा वह, ठीक है? तीसरी की अगर हम बात करें तो तज़कीरी, ये गैर हकीकी होते हैं, ठीक है? ये गैर हकीकी कहते हैं, गैर यकीनी, यानी कि आपको पता नहीं है कि या शख़्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। जब किसी चीज़ या शख़्स के बारे में पता नहीं रहता और उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम तज़कीरी या तनकीरी के अंदर रखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कौन आया, है ना? कौन आया? तो हमको तो पता नहीं है यहाँ पे, सवाल से पता चल रहा है कौन आया, लेकिन कौन है ये चीज़ का यकीन नहीं है ना? इसलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ जो बन जाएगा कौन आया, तो ये आपका तनकीरी के अंदर जाएगा। जैसे यहाँ, यहाँ आओ, तो ये अब पता नहीं चल पा रहा है ना, गैर यकीनी है, कहाँ आने के लिए ये नहीं। जहाँ, है ना? तो ये सब लफ्ज़ क्या है? तनकीरी के अंदर आते हैं। मौसूला की अगर हम बात करें तो मौसूला वो ज़मीर होते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाते हैं, लेकिन अपने साथ एक आने वाले एक जुमला को भी इस्तेमाल करेगा, है ना? ये अपने साथ एक जुमला को लेगा, बगैर जुमला के ये अपना मज़ीद मानी नहीं दे पाएगा और अपने आप को ज़ाहिर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक लड़का जो कल आया था, है ना? एक लड़का जो कल आया था, आया था, है ना? पकड़ा गया, है ना? एक लड़का, ये तो इसम है, लड़का जो कल आया था वो, है ना, पकड़ा गया। तो ये जो लफ्ज़ अब इस्तेमाल किया गया जो, यही आपका क्या बन गया? मौसूला बन गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी सवाल के बारे में, ठीक है? आखिरी किस्म के बारे में बात कर लेते हैं, ज़मीर शख़्सी के बारे में। तो ज़मीर शख़्सी के बारे में इसको थोड़ा-सा हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि इसके भी 3 अक़साम होते हैं। ज़मीर शख़्सी के, ज़मीर शख़्सी के 3 अक़साम होते हैं ना? इसमें 3 जो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, एक आपका एक हो जाएगा ज़मीर हाज़िर, हाज़िर, गायब, ज़मीर गायब, है ना? एक होता मुतकल्लिम, ठीक है? एक मुतकल्लिम। अब सवाल ये है कि मुतकल्लिम किसे कहा जाता है? यानी किस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है गायब? यानी कि वैसा लफ्ज़ जो बोलता, बोलने वाले को ही मुतकल्लिम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, है ना? तो ये मैं वाला या मुझ, है ना? ये सारा मुतकल्लिम की मिसाल है, यानी कि आप जिस जहाँ पे हम देख लीजिएगा वो मुतकल्लिम की मिसाल है। मैं, मुझे, ये लफ्ज़ जो भी दिखाई दे रहा है आपको, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ बनता है ना, जैसे लिख सकते हैं मुझको, है ना? मुझसे, है ना? तो ये सब सारा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुतकल्लिम वो होते हैं जो आपको बोलता है,
कहने वाले को ही मुतकल्लिम कहा जाता है, खिताब करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है। हाजिर का मतलब वो होता है जो उस चीज़ को सुनते हैं, है ना? मौजूद रहते हैं। मौजूद हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं तुम, आप। तो ये तुम और आप से जितने भी लफ्ज़ बन जाते हैं, सारे के सारे हाजिर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है? ज़मीर गायब का मतलब ये होता है कि मौजूद नहीं रहना वहाँ पे। परमिट नहीं यानी सुनने वाला नहीं रहता, ये आपका शख्स भी हो सकता है या कोई चीज़ भी हो सकता है। ठीक है? जैसे कि हम कह सकते हैं वह लोग, है ना? या यह सब, इस तरीक़ा से। यानी कि ये तीसरे नंबर की बात आती है। यानी कि फर्स्ट पर्सन एक तरीक़े से इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना? यानी प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अंतिम पुरुष। ये इस तरीक़ा से जो पढ़ते हैं, वही सेम कंडीशन यहाँ पे मुतकल्लिम, हाज़िर, गायब का आता है। ठीक है? अब हम देख लेते हैं अ, इसका जवाब क्या होगा कि ज़ेल में से ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? तो जैसा कि आपने पढ़ लिया यहाँ पे कोई, तो ये जो कोई जो आपका मिसाल है, तो ये मिसाल किसका है? ये तो आपको यहाँ पे से पता चल रहा है ना? एक तरीक़ा से आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा? कोई, यानी कि ये गैर यकीनी है, पता नहीं चल पा रहा है ना? तो जब पता नहीं चल पा रहा तो इसका मतलब है कि यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, कोई जो आपका ज़मीर तनकीरी है। तुम आपका हो गया क्या? आप जब ये आपको शख्स के अंदर रखना है, शख्सी के अंदर रखना है। कौन ये आपका सवाल के लिए इस्तेमाल किया गया है और हम लोग भी आपका शख्सी के अंदर होगा। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि गज़ल का पहला शेर जिसमें गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, क्या कहलाता है ना? तो गज़ल का दोनों जब मिसरा पहला गज़ल का पहले शेर का, है ना? गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, क्या कहलाता है? तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि गज़ल जो एक लफ्ज़ है, तो ये आखिर ये मतलब कौन-सा लफ्ज़ है? कहाँ से ये आया? गज़ल किस लफ्ज़ का लफ्ज़ है? किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पहली पॉइंट पॉइंट तो ये हो गया, आपको याद रखना है कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने जो होता है ना, गज़ल के माने होता है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, है ना? औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना ही गज़ल कहलाता है, गज़ल के माने होता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का एक गज़ल लिया है, उसी में हम समझेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना? कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? अब देखिए यहाँ पे, है ना? ये हो गया एक लाइन, दूसरा, है ना? तीसरा लाइन, चौथा लाइन, है ना? ये एक तरीका से आपका 5वां, ये सब कतार है ना? तो ये हर एक लाइन को आपको कहा जाता है, इसी लाइन को हम कह सकते हैं कि गज़ल का हर एक लाइन मिसरा कहलाता है। इसी को मिसरा कहा जाता है। ठीक है? गज़ल के हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। लेकिन जब हम इस दोनों 2 को लाइन को जोड़ देते हैं, यानी गज़ल के 2 मिसरे को जब आपस में हम जोड़ देते हैं, तो एक शेर बन जाता है। ठीक है? तो आपने गज़ल के माने, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, मिसरा क्या किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, आप ये 3 पॉइंट आपने जान लिया। अगर हम अब चौथे पॉइंट की बात करें, तो इसमें हमको याद रखना एक पॉइंट और कि रदीफ़, है ना? रदीफ़ के बारे में हम लोग को ज़िक्र करना है। रदीफ़ हो गया, काफ़िया हो गया, तो यहाँ पे हम रदीफ़ पहले देख लेते हैं कि रदीफ़ किसे कहा जाता है ना? रदीफ़ क्या होता है? गज़ल के अंदर या कसीदे के अंदर आखिर रदीफ़ क्या होता है? तो ये जो होता है, ये रदीफ़ जो होता है किसी भी गज़ल या कसीदे के अंदर, है ना? जो आखिर में आए, इस जुमले के, अशआर के आखिर में आए, लेकिन बार-बार आए, एक जैसा है ना? आखिर में आए और बार-बार आए, आखिर में आ गया, है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कीजिए, 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 है ना?
कीजिए, है ना। और भी देखते हैं, यहाँ पे देखिए कीजिए, ये बार बार आ रहा है ना, कीजिए। तो इसी को कहा जाता है क्या, जो गजल के आखिर में बार बार आए, है ना, उसी को रदीफ कहा जाता है। तो ये बार बार आ रहा है तो कीजिए, है ना। तो ये जो कीजिए लफ्ज जो हुआ, ये क्या हो गया आपका, ये रदीफ हो गया। अब बात आता है रदीफ के बाद जाके काफिया का। ये काफिया क्या होता है ना। तो काफिया वो होता है जो आवाज एक जैसा निकलता हो, यानी जिस लफ्ज का आवाज एक जैसा निकलता हो, भले वो माने में एक जैसा ना हो, लेकिन आवाज की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है, आवाज की। अगर आवाज एक जैसा निकलता है तो वो आपका क्या होगा, काफिया होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वह हम वजन या हम आवाज अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आए, ये रदीफ से पहले आता है। किससे पहले आता है, ये जो है ना पहले आता है। किससे पहले आता है, रदीफ से पहले आता है। पहले किससे आता है, रदीफ से। तो रदीफ से पहले आएगा। रदीफ तो आप जान चुके हैं कि वो लफ्ज जो किसी गजल या कसीदे के आखिर में बार बार आता हो। तो बार बार यहाँ पे आ रहा था कीजिए 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 कीजिए। और इससे पहले जो लफ्ज है और जिसका आवाज सेम है, एक जैसा है, भले वो माने में एक नहीं है, उसी को हम कहते हैं काफिया। मिसाल के तौर पे आप देखिए, दवा किया, यहाँ भी अलीफ आया, अलीफ की आवाज लिख ली, और यहाँ भी अलीफ की आवाज लिख ली। तो ये दवा क्या, है ना। यहाँ भी देखिए क्या, है ना, क्या। तो ये आपका क्या कहलाया, ये आपका काफिया कहलाया। ठीक है, जैसे कि दवा क्या, ये आपका क्या कहलाया, काफिया कहलाया। तो हम यहाँ पे अभी हमने 4 पॉइंट को देख लिया है ना। किसको किसको किस कौन सा पॉइंट देखे हैं, गजल क्या होता है, गजल किस जबान का लफ्ज, अरबी जबान का लफ्ज है। उसके बाद हमने देखा मिसरा, मिसरा कहता है हर एक लाइन को, गजल के या कसीदे के हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। जब दो मिसरे को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक शेर कहलाता है। और उसमें एक रदीफ की बात हुई थी, तो रदीफ वो होता है जो किसी भी गजल या कसीदे के आखिर में बार बार आता हो, है ना। जैसे कीजिए कीजिए, यहाँ पे इस गजल के अंदर में कीजिए कीजिए है, तो वो आपका रदीफ हो गया, है ना। काफिया की जब बात आई, काफिया की जब बात आई, तो काफिया वो होता है जो आवाज एक जैसा निकालता हो, वैसा लफ्ज जो आवाज एक जैसा निकलता हो, लेकिन माने में एक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। और वो जो आपका रदीफ से पहले आता है। तो रदीफ से पहले आपका क्या आया, इसमें तो आपको पहचानने के लिए आ गया है कि ये कीजिए कीजिए एक ही जैसा निकल रहा है, वो भी आखिर में आ रहा है कीजिए कीजिए। तो ये तो आपका रदीफ हो गया। और इससे पहले जो आपका आया दवा क्या, ये आपका क्या बन गया, रदीफ बन गया। अब बात यहाँ पे ये आता है कि मतला, एक लफ्ज आपका मतला, ठीक है। मतला दूसरा लफ्ज है आपका मक्ता, है ना। तो मतला क्या होता है और मक्ता क्या होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मक्ता होता है ना, ये गजल का सबसे आखिरी लाइन होता है, मतलब शेर होता है गजल का, गजल का आखिरी शेर, है ना, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है ना। तो ये आखिरी में रहेगा, और जिसमें आपका कोई भी जो भी गजल लिखते हैं, जो भी शायर होते हैं, वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी अपने नाम के साथ जो छोटा सा नाम लगा लेता है कोई भी शायर, तो उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो ये आप आखिरी में देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे से, है ना, कि मौत आती नहीं कहीं गालिब, कब तक अफ़सोस जैसत का कीजिए, है ना। तो ये जो आप देखिए गालिब साहब ने अपना यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया। इसी को आपको कहा गया है मक्ता। इस लाइन को क्या कहा गया है, मक्ता कहा गया है। क्या कहा गया, मक्ता। लेकिन अगर हम मतला की बात करें तो मतला जो होता है वो गज़ल या कसीदे का सबसे पहला शेर को कहा जाता है। यानी कि हम इसको, ये तो एक शेर बन गया, इसी को आप हम कहते हैं क्या, इसको मतला कहते हैं। क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है ना। तो मतला वो होता है जो गज़ल का या कसीदे का पहला
शेर जो होता है उसी को हम मतला कहते हैं। और गज़ल या कसीदे का सबसे आखिरी शेर जिसमें शायर जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो आपका मक्ता कहलाता है। ठीक है? तो अब इस पे हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या था? सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया था 12 नंबर में कि गज़ल का पहला शेर, तो पहला शेर के बारे में जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, है ना? क्या कहलाता है? तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, मक्ता तो होगा नहीं क्योंकि मक्ता वो होता है जो जब मतलब गज़ल का ये आखिरी शेर होता है ना? और इसमें शायर जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मतलब वो होता है जो गज़ल का पहला शेर होता है। ये आपका यहाँ पे सी हो गया, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो गया। काफ़िया आपने देख लिया, है ना? काफ़िया क्या कहा जाता है? अभी आपको बताया गया कि काफ़िया जो होता है आपका जिसका आवाज़ एक जैसा हो। जैसे वहाँ पे था ना अभी लिखा हुआ कि दर्द ही दवा या क्या, ये आपका काफ़िया था। और अदीब जो है कीजिए एक जैसा अल्फाज था। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी कि तारीफ़ की जाए या किसी की हुज़ू यानी बड़ाई की जाए, उसे क्या कहते हैं? आपको देखना है यहाँ पे, है ना? तो आप देखिए यहाँ पे जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ की जाए या किसी की हुज़ू यानी कि बड़ाई की जाए, है ना? तो ऐसे गज़ल को ही हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नज़्म को हम कसीदा कहते हैं। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कलाम पढ़ी जाती है उसको हम नात कहते हैं। ठीक है ना? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पढ़ेंगे जो नज़्म कही जाती है वो आपका क्या कहलाया? नात कहलाया। हम्द के बारे में यानी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए वो हम्द होता है। मनाज़ात तो जो वो होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से अ, दुआ माँगी जाती है जिस नज़्म के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि मनाज़ात के अंदर रख सकते हैं। ठीक है? इसमें 1-2 पॉइंट और होते हैं जैसे कि मनक़बत, है ना? मनक़बत मनक़बत है ना? तो ये वह नज़्म होता है जिसमें मतलब कि आपका सहाबा इकराम या अल्लाह के वलियों की शान में, है ना? सहाबा इकराम के बारे में, है ना? या अल्लाह के वलियों के बारे में जो तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है उसको मनक़बत के अंदर रखता है। एक पॉइंट और आप ले लीजिए यहाँ पे मर्सिया, मर्सिया, है ना? तो मर्सिया जी यानी कि किसी के मौत पर या किसी की गम में जो नज़्म पढ़ी जाती है वो मर्सिया के अंदर रखा जाता है, वो मर्सिया कहलाता है। यानी कि इसका अगर मेन ताल्लुक देखा जाए तो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिलेटेड है। उसी के दौर से उसी की याद में यहाँ पे से मर्सिया का आगाज़ होता है। ठीक है? इसका जवाब क्या था कि इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या तारीफ़ की जाए या किसी की हुज़ू यानी कि बड़ाई की जाए, उसको आप क्या कहते हैं? तो कसीदे के अंदर हम रखते हैं। मर्सिया आपने देख लिया, है ना? मनाजात भी हो गया जिसमें मतलब कि आप समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से जिसमें दुआ माँगते हैं, है ना? चलिए ठीक है, अब अगला चलिए अब प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कि आगे क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना? कि हमारे हमारे सर पर लाल टोपी है। अच्छा, अब इसमें से ये देखिए सवाल रह गया यहाँ पे अधूरा, इसलिए हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में इसे पूरा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 में। ठीक है? और आपको अगर इस क्लास रिकॉर्ड का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में अ, इस चैनल का लिंक व्हाट्सएप लिंक दे दिया जाएगा। उससे आप जुड़ जाए, वहाँ पे आपको लिख देना है पीडीएफ या इस 25
क्वेश्चन से रिलेटेड जो पीडीएफ बनाया गया है, जो कंटेंट तैयार किया गया, मटेरियल तैयार किया गया है, अगर आप इसे फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और उसके बाद जाके आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, आप उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।